नमस्कार। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत मुहावरा एवं लोकोक्ति प्रकरण पर आधारित इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो के अवलोकनोपरांत प्रशिक्षुगण मुहावरे व लोकोक्ति के बीच के अंतर को जान पाएंगे, मुहावरों व लोकोक्तियों का अर्थ जान सकेंगे, मुहावरों व लोकोक्तियों का यथोचित स्थान पर प्रयोग कर सकेंगे। तो आइए सबसे पहले मुहावरों और लोकोक्तियों में क्या अंतर है यह जानने का प्रयास करते हैं। मुहावरा एक अरबी शब्द है जबकि लोकोक्ति एक संस्कृत शब्द है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं जबकि लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं। अर्थात मुहावरे अधूरे वाक्य होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है और लोकोक्तियाँ पूर्ण एवं स्वतंत्र वाक्य होती हैं। मुहावरों के अंत में निश्चित रूप से क्रियापद पाया जाता है यानी वर्ब पाया जाता है, जबकि लोकोक्तियों के अंत में क्रियापद अनिवार्य नहीं है। क्रियापद मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। मुहावरों के अंत में निश्चित रूप से ना अक्षर आता है, जबकि लोकोक्तियों के अंत में ना अक्षर की अनिवार्यता नहीं है। जैसे मुहावरा का उदाहरण देखिए, आंखें दिखाना, आस्तीन का सांप होना, उंगली पर नचाना, सबके अंत में ना आ रहा है और दिखाना, नचाना, ये सारा जो है क्या है, वर्ब या क्रिया है। जबकि लोकोक्ति का उदाहरण देखिए, आंख के अंधे नाम नयन सुख, अंत में नयन सुख क्या है, संज्ञा है, नाम है नयन सुख किसी का, तो नयन सुख संज्ञा है, क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है, और अंत में ना भी नहीं आया है, ख अक्षर आया है। पांचवा देखिए कि मुहावरों का वाक्य में प्रयोग होता है क्योंकि वे वाक्यांश होते हैं, मुहावरों के बीच में उनका प्रयोग होता है। जबकि लोकोक्तियों का प्रयोग वाक्य में नहीं होता है। अपनी बात कहने के बाद व्यक्ति अपनी बात को पुष्ट, प्रमाणित और उसको जोरदार ढंग से कहने के लिए लोकोक्तियों का सहारा लेता है, अपनी बात को का समर्थन करता है लोकोक्ति कह के। जैसे एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहूँगा, जैसे आंखें दिखाना का ही हम वाक्य में प्रयोग करें तो वह मुझे आंखें दिखा रहा था। क्या वह मुझे आंखें दिखाएगा? तो एक जगह दिखा रहा था, एक जगह दिखाएगा, या वे मुझे आंखें दिखा रहे थे, तो वहाँ रहा दिखा रहा था, यहाँ दिखा रहे थे। एक तो वाक्य में प्रयोग हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जिस वाक्य में प्रयोग हो रहा है मुहावरा, उसी वाक्य के कर्ता, वचन, लिंग इत्यादि के अनुसार वह अपने स्वरूप को भी परिवर्तित कर ले रहा है, यानी मुहावरे विकारी होते हैं जबकि लोकोक्तियाँ अविकारी होती हैं। इनका हम वाक्यों के बीच में प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि अपनी बात कह करके अपनी बातों को हम पुष्ट या प्रमाणित करने के लिए, उनको सिद्ध करने के लिए उसके समर्थन में लोकोक्ति कहते हैं। जैसे आँख के अंधे नाम नयन सुख, अब इसका हम कह सकते हैं कि अरे भाई उसका नाम बताइए, सत्यवादी हरिश्चंद्र है जबकि वो दिन रात झूठ बोलता है। हाँ, इसे कहते हैं कि आँख के अंधे नाम नयन सुख, यानी सबसे पहले हमने अपनी बात कही और उसके बाद अपनी बात को पुष्ट या प्रमाणित करने के लिए इस लोकोक्ति से हमने उसको सपोर्ट दिया कि आँख के अंधे नाम नयन सुख। उम्मीद है आपको मुहावरा और लोकोक्ति के बीच का अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो चुका होगा। तो सबसे पहले मुहावरों का अध्ययन करते हैं। मुहावरों का प्रयोग किसी भी वाक्य के लिंग, वचन व क्रिया के अनुसार होता है। इन्हें वाक्यांश के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये हम पीछे ही समझ चुके हैं। अब उदाहरण में देखते हैं कि जैसे अंगारे उगलना, तो मुहावरों का हम सीधे सीधे अभिधेयार्थ या मुख्यार्थ के द्वारा अर्थ नहीं निकाल सकते, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ के द्वारा ही निकाल सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ड्रैगन नहीं है जो अंगारे उगलेगा। अंगारे उगलना मतलब
कि क्रोध के वशीभूत होकर के कठोर वचन कहना, कड़वी बातें कहना, खरी खोटी सुनाना। तो देखिए, पिताजी मुझे देखते ही अंगारे उगलना शुरू किए। तो अब अंगारे उगलने का सामान्य अर्थ हुआ मुंह से आग के गोले निकलें। ऐसा संभव नहीं है। यहाँ इसका अर्थ है कि वक्ता अपने पिता के क्रोध को बताना चाहता है। उसके पिता क्रोध में आकर उसे कठोर वचन बोल रहे हैं, जिसे वक्ता अंगारे उगलना कहकर प्रभावी बना रहा है। इसी प्रकार अन्य भी कुछ उदाहरण हैं, सचित्र हैं यहाँ पे। किताबी कीड़ा होना, तो कोई व्यक्ति ऐसा कीड़ा नहीं जो किताब के पन्नों में दब जाए, लेकिन बहुत पढ़ाकू होना। क्योंकि किताबी जिस प्रकार से कीड़े या दीमक किताब को चाट जाते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति जब कोई किताब को बिल्कुल चाट जाता है तो उसे किताबी कीड़ा कहते हैं। दूसरा दिया है दिमाग चाटना, यानी परेशान करना। अब दिमाग को जीभ से नहीं चाटा जा सकता, लेकिन दिमाग चाटना मतलब जैसे दिमाग को खराब कर देना, एकदम पका डालना। इसके लिए अन्य भी शब्द हैं, पका डालना, दिमाग चाटना, दिमाग का दही कर देना। तो ये दुनिया भर के उदाहरण हैं। तो ये सब क्या है कि देखिए, अब सब में देखिएगा, होना, चाटना, पगड़ी उछालना, सबके अंत में ना आ रहा है और सबके अंत में क्रियापद हैं, और कम से कम 2 शब्द जरूर रहेंगे। अब देखिए, पगड़ी उछालना, अपमानित करना। इसी प्रकार के कुछ हम मुहावरे देख रहे हैं, उनका अर्थ भी देखेंगे और वाक्य प्रयोग भी देखेंगे। अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख व्यक्ति। हर व्यक्ति अपने दुश्मन से दूर रहना चाहता है, और जिस व्यक्ति की दूरी उसके दिमाग से हो, वो अपने दिमाग का प्रयोग न कर पा रहा हो, तो उसे अक्ल का दुश्मन कहा जाएगा। वाक्य प्रयोग, राहुल तो अक्ल का दुश्मन है, कोई कार्य ठीक से नहीं करता। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ है बुद्धि नष्ट होना। वाक्य प्रयोग, उसकी मीठी बातों से मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। वाक्य प्रयोग, तुम तो अपने ही मुँह मियाँ मिट्ठू बनते फिरते हो, मैंने तो कभी किसी अन्य से तुम्हारी प्रशंसा नहीं सुनी है। अंधे की लाठी होना, यहाँ होना चाहिए अंधे की लाठी होना, क्योंकि अंत में क्रियापद आना ही है। एकमात्र सहारा होना, सेठ के दुर्घटना में मारे जाने के बाद उनका बेटा ही सेठानी की अंधे की लाठी है। अंधे की लकड़ी होना भी कहते हैं, अंधे की लाठी होना भी कहते हैं। अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना। अपने बॉस की खुलेआम शिकायत करके रीता ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आंखें बिछाना, बहुत आदर करना। इसके लिए अन्य शब्द में पलक पावड़े बिछाना। नए प्रधानाचार्य के स्वागत में सभी अध्यापक गण व छात्रों ने आंखें बिछा दी हैं। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। लुटेरे तो पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर उनके सामने से ही फरार हो गए। आंखें फेर लेना, प्रतिकूल होना, यानी कि आंखें फेर लेना मतलब किसी की तरफ से मुंह मोड़ लेना, उसकी तरफ पीठ कर देना, उसको इग्नोर करना, उसको उपेक्षित करना। गीता से मेरी कितनी घनिष्ठता थी, आज गाढ़े समय में उसने मुझसे ही आंखें फेर ली। आग बबूला होना, क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग देखिए, उसकी अपमानजनक बातों और अपशब्दों को सुनकर उनका नया अधिकारी आग बबूला हो गया। आपे से बाहर होना, क्रोध को वश में न रखना। तुम्हें यह नई नौकरी क्या मिल गई है, तुम तो बात बात पर आपे से बाहर हो जाते हो। आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिनाइयों से वास्ता पड़ना या जीवन के वास्तविक संघर्षों से वास्ता पड़ना। इसका प्रयोग होता है कि जब अपनी जिम्मेदारियों को तुम गंभीरतापूर्वक समझने लगोगे, तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। कई बार पिताजी लोग कहते हैं बच्चों को, अरे अभी तो तुम मेरे भरोसे हो, जब खुद कमाने लगोगे तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। यानी तब तुम्हें जीवन के वास्तविक संघर्षों से तुम्हें जूझने का मौका मिलेगा। तब तुम समझोगे कि जो भी जीवन में हासिल किया है मैंने, कितने संघर्षों के बाद किया है। तो अब शेष हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, विदा पुनर्मिलनाय।